स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास है खास। हम अमरनाथ आपके साथ और लेकर आ गए हैं आपके यहाँ 25 प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला, जिसको आप एक टेस्ट के तौर पर देते हैं। आप पहले प्रश्न देखते हैं, उसको उत्तर अपनी तरफ से लगाते हैं, फिर इसका डिटेल सोल्यूशन हमसे सुनते हैं और साथ में ये PDF भी देख लेते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितना सही किया। और ये जो डिस्कशन है ये आपको अंदाज़ा देता है उस विषय को और जानने समझने का। कोई प्रश्न ऐसा है जो अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरा है और जब हम उसका डिटेल एलेबोरेशन आपके सामने करते हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ था? तो भाषाओं के विकास की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि इस भारत के लिए अगर हम भाषा विज्ञान को समझें तो वैसे पूरे संसार में पूरी धरती पहले एक थी, फिर वो 2 टुकड़ों में बटी, गोंडवाला लैंड, अंगारा लैंड, फिर 7 टुकड़े होते चले गए, महाद्वीप बना। लेकिन ये मानते हैं कि मनुष्य जाति जब पैदा हुई होगी तो उसकी एक भाषा रही होगी और उस एक भाषा के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं। अलग अलग जातियों में, अलग अलग स्थान के लोगों के बीच में जो भाषाई साम्य है, जो रोना है, हंसना है, बोलना है। आप देखिए संस्कृत में आप पितृ बोलते हैं, अंग्रेजी में आप पीटर बोल देते हैं, वो लैटिन में आप पीटर या पैटर बोलते हैं और फिर वो हाँ फादर बन जाता है। पिताजी की तरफ वाले चाचा को पैटर्नल अंकल बोलते हैं, माता की तरफ वाले यानी मामा को मैटर्नल अंकल बोलते हैं। तो ये पैटर्न, ये शब्द कहाँ से हैं? पितृ मातृ से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। ये बात भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक में लिखी हुई है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भारत और यूरोप की भाषाएं हैं, इन दोनों को मिलाकर के एक टर्म दी गई है जिसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। और हिंदी में हम इनको सम्मिलित रूप से कहें तो भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारत और यूरोप इन दोनों की भाषाओं को मिलाने से भारोपीय भाषा परिवार बनता है। तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत में, ग्रीक में, लैटिन में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, इन सब में एक साम्यता है। और वो साम्यता जब आप उसको डिटेल में जाते हैं, गहन अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं, या भाषा विज्ञान नाम का विषय आप पढ़ते हैं तो भी आपको ये दिखाई पड़ता है। बहरहाल हम संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, अभी दुनिया के हिस्से में बात नहीं ले जाएंगे। तो कहते हैं कि संस्कृत सबसे शुरुआत में बनी। और ये जो संस्कृत है ये कैसी संस्कृत है? ये वैदिक संस्कृत है। ये जो वैदिक संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत जिस जमाने में चल रही थी, यानी कि जब यह संस्कृत बोली जा रही थी, उसी के पैरेलल आप पाएंगे कि एक ऐसी भाषा का विकास साथ साथ में चल रहा था, बोली जा रही थी जो आम आदमी की जबान थी। जैसे आप हिंदी बोल लेते, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर से बात करें और उसी विश्वविद्यालय में काम करने वाले किसी कर्मचारी से बात करें जिसका पढ़ने पढ़ाने से कोई नाता ना हो, खाली फाइल या कोई और काम करता हो, तो उन दोनों की हिंदी में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक शास्त्र यानी किताबें पढ़ता है तो उसकी जो भाषा है वो शास्त्रीय होगी। एक लोक यानी संसार में रहता है तो जो संसार में भाषा प्रचलित है उसकी बात करेगा, समाज की भाषा की बात करेगा। तो जिस समय वैदिक संस्कृत चल रही थी उसी के पैरेलल समाज में, लोक में एक संस्कृत थी जिसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। आम आदमी की संस्कृत, आम आदमी की जबान। ये लौकिक संस्कृत आम आदमी थोड़ा बिगाड़ के बोलेगा। आप और अमेरिका, वो ब्रिटेन एग्जाम, कोई बहुत भौकाल यूनिवर्सिटी में चले जाए, ऑक्सफोर्ड में चले जाइए, मान लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर बोलेगा और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करने वाला सामान्य आदमी होगा, जो कर्मचारी होगा, वो बात करेगा, दोनों की बात करने में अंतर होगा। दोनों अंग्रेजी बोल रहे होंगे, एक की अंग्रेजी शास्त्रीय अंग्रेजी होगी, एक की अंग्रेजी आम आदमी की अंग्रेजी, लोक की अंग्रेजी होगी। ऐसे ही संस्कृत थी। तो जो आम आदमी बोलता है वो उतना नियम कायदों पर ध्यान नहीं देता, थोड़ा बिगड़ा हुआ बोल देता है। धर्म बोलना है तो धर्म बोल देगा, चंद्र बोलना है तो चंद्र बोल देगा, ये कर देता है। तो उस समय यह प्रचलित भाषा लौकिक दिखाई पड़ती है। यह लौकिक संस्कृत जब आम आदमी के साथ और विस्तार पाती गई, लोग इस पर लंबे समय तक रिजिड होते चले गए, तो धीरे धीरे कोई गलती करते रहिए, वो गलती ही नियम बन जाती है। जैसे बहुत सारी संस्थाओं में किसी ने उपरोक्त लिखा, सरकारी स्तर पर बहुत लंबे समय तक आप पाएंगे उपरोक्त लिखा गया। अब एक नई चेतना आ रही है, धीरे धीरे लोग इस उपरोक्त को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये होता नहीं है। परीक्षाओं में उपर्युक्त आता है। नए छात्र जब नई भर्ती से पहुंचते हैं और वो परीक्षाएं घिस घिस के जाते हैं, वो हिंदी में हमारे संग डिस्कस करते हैं, अध्यापकों के संग डिस्कस करते हैं कि उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, तो सुधारते हैं। लेकिन जो लोक में प्रचलित है वह धीरे धीरे रिजिड हो जाता है। बहुत सारे लोग जो इस कंसेप्ट को नहीं समझते, उनसे आप बात करेंगे, वो आपसे बहस कर जाएंगे। तो आप समझिए कि लौकिक संस्कृत धीरे धीरे रिजिड होती चली गई। तो जो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ वो मिलती गई, तो उन क्षेत्रीय भाषाओं में एक नए प्रकार की भाषा पैदा होती है जिसको कहते हैं पाली भाषा। ये पाली वही भाषा है जो बुद्ध के जमाने में बोली गई। तो आप समझिए कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जब और आम आदमी की जबान में बदलती है तो पाली हो जाती है।
महात्मा बुद्ध कहते, मैं पाली भाषा का एक श्लोक आप सुनाता हूँ। संस्कृत तो आप जानते हैं, अब मैं पाली का एक श्लोक सुनाता हूँ। न जटा ही न गोत्ते न नहीं जच्चा होती ब्राह्मणो। न जट, लगता है संस्कृत में बोल रहे हैं जबकि पाली बोल रहे हैं। न जटा ही न गोत्तेन, गोत्रेण कहना चाहिए था, उसको गोत्तेन कहा। न जटा ही न गोत्तेन नहीं जच्चा, जच्चा जन्मना होती ब्राह्मणो, ऐसा होना चाहिए नहीं जच्चा होती ब्राह्मणो। ना जच्चा यानी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। जो पवित्र है, आगे की पंक्ति भूल रहा हूं, जो पवित्र है जो सत्य को धारण करता है, सो शुचि सोच ब्राह्मणों, जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। तो ये महात्मा बुद्ध प्रवचन देते हैं, धम्म पद में लिखा हुआ है, जिसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं भिक्षु ब्राह्मणो भवेत्, भिक्षुओं ब्राह्मण बनो। कैसे ब्राह्मण बनो? ब्राह्मण की परिभाषा देते हैं कि इस तरह का ब्राह्मणत्व तो अर्जित करना हर व्यक्ति का धर्म है, मतलब उसका जो मूल कर्तव्य है वह है। ये बुद्ध के धम्म पद में आपको मिल जाएगा। तो पाली के साथ संस्कृत और बिगड़ करके पहुंचती, और इस पाली के बाद एक और दौर आता है जिसको प्राकृत कहा जाता है। यानी आम आदमी जब भूलेगा किताब क्या होती है, उसके जो दिल में आ रहा है, क्षेत्रीय आधार पर वो भाषाएं उस तरह से डेवलप हो रही हैं। ये प्राकृत फिर और बदलते बिगड़ते अपभ्रंश में बदलती है। अपभ्रंश अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हैं। जैसे मगध में कोई बोला गया तो उसको मागधी अपभ्रंश कहा गया, शूरसेन नाम के जनपद में बोला गया तो शौरसेनी अपभ्रंश कहा गया। इसी तरह इन अपभ्रंशों के दौर में जो आपका अपभ्रंशों में एक अपभ्रंश है जिसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश, यह विशेष अपभ्रंश है। इस शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी निकलती है और वहीं से हमारी हिंदी का विकास होता है। तो अगर आपसे कोई क्रम पूछे कि निम्नलिखित में किसका विकास आखिरी में हुआ था, तो अगर आप अपभ्रंश की बात करें तो वैदिक सबसे पहले है, पाली प्राकृत का दौर उसके बाद, लौकिक संस्कृत का सेकंड नंबर पर है, पाली प्राकृत का उसके बाद है, और सबसे आखिर में अगर विकास की बात करें तो दिए गए 4 ऑप्शन में अपभ्रंश के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अपभ्रंश के बाद भी एक दौर आता है, मैं थोड़ा सा तीर आगे बढ़ा देता हूं। अपभ्रंश के बाद भी एक दौर आता है जिसको अवहट्ट कहा जाता है, अवहट्ट कहा जाता है। और अवहट्ट इसी अपभ्रंश का और बिगड़ा हुआ रूप है, और उसके बाद हमारी पुरानी हिंदी और फिर हिंदी, ये डेवलपमेंट मिलता है। तो ये सीक्वेंस, ये क्रम आपको सदैव याद रखना है। याद रखना, यह कक्षाएं सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप सवाल का टिक लगाएं आगे बढ़े। यदि आप इनको डिटेल से सुनते हैं तो आप बहुत सारी थ्योरी अपने आप में भर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल है, मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक प्रकार की कई वस्तुओं के नाम हैं। मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं। अगर पर्वत को हिमालय कह दिया जाए तो एक का नाम जब होता है तो व्यक्तिवाचक, और जब एक प्रकार की कई चीजों का कोई नाम होता है तो उसको जातिवाचक कहते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली, और अगर आप न जानते हो तो एक बार जाके संज्ञा वाला चैप्टर व थ्योरी में पढ़ डालिए, व्यक्ति और जाति का भेद, जिंदगी खत्म हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे जाना मुख्य क्रिया है, लेकिन जब हम कहते हैं जाता है, जाता था, तो जाता है इस क्रिया को और स्पष्ट कर देता है कि वर्तमान की बात है। जाता था क्रिया को और स्पष्ट करता है कि पुरानी बात है। तो क्रिया के, मुख्य क्रिया के स्पष्टीकरण के लिए, उसके अर्थ को और क्लियर करने के लिए क्या सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है, जिसको आप इजैमार वाजवर के तौर पर पढ़ाए हैं अंग्रेजी में। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी व्यक्ति को दूसरे को कुछ काम करने को प्रेरित करे। नामबोधक क्रिया जब संज्ञा में क्रियापद जोड़ करके शब्द बनाया जाए। और नाम धातु क्रिया जब संज्ञा से क्रिया बना दिया जाए। बात समझ गए? ये सब क्रिया का क्षेत्र है। आप पढ़ें, उत्तर सहायक क्रिया होगा। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। कब खाना बनाता था? जब जयपुर में था। तो ये जब जयपुर में था किसके लिए आ रहा है? खाना बनाने के लिए आ रहा है, यानी कि खाना बनाने की विशेषता बताने के तौर पर आया है। इसलिए ये उपवाक्य एडवर्बियल उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो जिसके लिए आवे, तो जब मैं जयपुर में था तब खाना बनाता था। तो कब खाना बनाता था? जब जयपुर में था। क्रिया का विशेषता बताने के लिए पूरा वाक्य है, तो इसको क्रिया विशेषण उपवाक्य कह देंगे। उपवाक्य की पहचान बस ऐसे निकाल लाएंगे। देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या है? देव्यावाहन, देवी आवाहन शब्द क्या बन जाएगा? आधा अक्षर बड़ी बनाएगा या, और उस पे लगाएंगे बड़ा वाहन, शब्द बनेगा देव्यावाहन, माने देवी का आवाहन। देवी आवाहन, देव्यावाहन।
छोटी नहीं लगाएंगे। देवी, जो देवी शब्द है ये संबोधन में प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के तौर पर नहीं, तो देवी आवाहन हो जाएगी। संधि कौन सी? यण संधि। यण संधि। सवाल संख्या 6 पर पहुंचे। देशवासी में कौन सा समास है? तो देशवासी माने देश का वासी, तो का की के संबंध तत्पुरुष, में पर का लोप होगा अधिकरण तत्पुरुष, को का लोप होगा कर्म तत्पुरुष, के लिए का लोप होगा संप्रदान तत्पुरुष। यदि दो शब्दों के बीच से कारक चिन्ह गायब हो रहा होगा तो क्या मानेंगे? तत्पुरुष मानेंगे। 7 नंबर, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? वह देशज आप जानते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशी, 4 चीजें रचनाएं वो इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं। तत्सम वे जो संस्कृत है, तद्भव जो संस्कृत से बदल गए हैं, देशज वे जिनका मूल संस्कृत नहीं है लेकिन है वह हिंदी के, मूल संस्कृत नहीं है लेकिन है वह हिंदी के, उनको देशज बोलते हैं। तो और बाकी जो दूसरी भाषा के विदेशी हैं, जिंदगी अरबी फारसी में चला जाएगा। सांप तद्भव यानी ये विदेशी है, सांप तद्भव है। डॉक्टर विदेशी है क्योंकि अंग्रेजी शब्द है। लोटा ठेठ देसी है, देशज है। जो ग्रामीण एवं क्षेत्रीय परंपरा में बोले जाने वाले शब्द हैं, जिनका मूल, जिनका ओरिजिन संस्कृत में नहीं मिलता, उनको क्या बोलते हैं? देशज बोला जाता है। घट का अनेकार्थी इनमें से क्या नहीं? घट क्या होता है? तो मां साहब घट घड़ा होता है, ये तो बहुत बचपन से पढ़े हैं। कुंभ को ही घड़ा कहते हैं, ये भी चल गया। और घट शरीर को भी कहते हैं, ये अनेकार्थी संदर्भ में है। जा घट प्रेम न संचरे, जिस शरीर में प्रेम का संचय नहीं, संचरण नहीं है, वो शरीर बेकार है। तो घट शब्द की घट कबीर के भजनों में या वैरागी भजनों में, जिनको निर्गुण भजन कहा जाता है, उसमें शरीर के लिए घट कई बार आया है। कि जब अरे और छोड़ो, हम ही ने लिखा है, हमने लिखा है, एक गीत लिखा है, उसमें पंक्ति आती है कि वैराग का ही गीत है। गीत में है कि जीवन दुनिया क्या है, जीवन क्या है, कच्चा घट, खेल बड़ा ही ये अटपट है, जीवन क्या है, कच्चा घट है। जिंदगी क्या है? कच्चा घड़ा है। खेल बड़ा ही ये अटपट है, जीवन क्या है, कच्चा घट है। भर ले तू रस भर ले, दुनिया क्या है, एक पन घट है। जो भी मिलेगा इस संसार से मिलेगा। धर्म भी यही है, अर्थ भी यही है, काम भी यही है, मोक्ष भी यही है। इसी शरीर से इस संसार को भोगना है। तो खेल बड़ा ही ये अटपट है, जीवन क्या है, कच्चा घट है। भर ले तू रस भर ले, दुनिया क्या है, एक पन घट है। रे पनिहारिन फूटेगा घट, रे पनिहारिन मन में, हाँ ये जो आत्मा बैठी है कि रे पनिहारिन फूटेगा घट, क्यों सोई है जाग, साधो मन लीनो बैराग, साधो मन लीनो बैराग। तो ये जो मैंने बताया एक लंबा गीत है, उसमें से एक पद मैंने आपके लिए सुनाया। अब ये सुनाया का है इसलिए कि घट याद रहे, और ये याद रहे कि जब तुमको वैराग्य का भाव देने वाली कोई पंक्ति मिले तो रस नाम के चैप्टर में इसको सदैव कौन सा रस लगाना, इसको कौन सा रस बोलते हैं जिसका स्थायी भाव निर्वेद है? स्थायी भाव निर्वेद कौन सा रस होता है? खोपड़ी में आ रही है बात? शांत रस,
तो जब भी आपको लगे दुनिया क्या है, सब बेकार है, कबीर का कोई भजन आ जाए, काहे रे नलिनी तू काहे कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तो ये फीलिंग जगाने वाली कोई पंक्तियां लिखी हो तो उसको शांत रस कहना, उसके स्थायी भाव को निर्वेद कहना, घट घड़े का अनेकार्थी रखना, और घाट का इससे कोई संदर्भ नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये गीत मैंने लिखा, ये मेरा लिखा गीत है, मेरा लिखा गीत है, इसके 2 पद नहीं सुनाए, कभी फेसबुक पे जाके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम का विलोम इनमें से क्या है? अनुलोम का विलोम, तो अनुलोम का विलोम, अनुलोम माने सीधा, बाबा रामदेव सवेरे सवेरे कहते हैं अनुलोम सीधा खींचो, विलोम उल्टा ले जाओ। तो अनुलोम का विलोम, अनुलोम माने सीधा खींचना, और इसका उत्तर, इसका अपोजिट होता है विलोम। तब दिए गए गुरु जी ऑप्शन में विलोम तो कहीं नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे? प्रतिलोम को ही विलोम कहा जाता है। जो विलोम का मतलब है वही प्रतिलोम का मतलब है, उल्टा विपरीत। अनुलोम सीधा, प्रतिलोम या विलोम उल्टा होता है। अगर कभी प्रतिलोम लिखा हो तो वो मान लेना, और अगर विलोम लिखा हो तो मान लेना। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये दोनों प्रचलित विलोम है, आपको याद रहे, जो लिखा हो उसको मान लेंगे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आप जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। एक होता है सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होता है, एक होता है मिश्र वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है, जब 2 वाक्य और तथा एवं आदि से जोड़ दिए जाते हैं। तो युद्ध में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। इसमें किसी प्रकार से 2 वाक्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, यहाँ भी नहीं है। उसने मान लिया, एक वाक्य, दोष उसका है, दूसरा वाक्य, लेकिन उसने मान लिया कि, इतना बोलेंगे तो अधूरा लगेगा। इस अधूरे को पूरा करने के लिए आपको दूसरी डिपेंडेंसी चाहिए। दोष उसका है, इतना बोलेंगे तो भी अधूरा है, उसने मान लिया, दो अधूरा है। तो इस वाक्य पर इस वाक्य की डिपेंडेंसी है। जब 2 वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो उसको मिश्र वाक्य आपको कहना ही पड़ेगा। और ये और से जुड़े हुए हैं। मेरा मित्र आया, एक वाक्य, हम दोनों शेयर करने चले गए, 2 वाक्य, इन दोनों वाक्यों को और तथा एवं से जोड़ा गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये सरल वाक्य है, और ये भी सरल वाक्य। इतना बड़ा लिखा है फिर भी सरल वाक्य, एक कर्ता एक क्रिया की बात की जा रही है तो सरल वाक्य। माया से माया मिले, कर कर लंबे हाथ, ये दोहे की पंक्तियां हैं और लोकोक्ति के तौर पर प्रयोग की जाती है। तो माया कहते हैं धन, तो धन से धन मिलता है लंबे लंबे हाथ करके। इसका मतलब क्या है? जहां महिलाएं रहती हैं वहां अन्य महिलाएं जाना पसंद करती हैं। माया माया ये वो वाली माया नहीं है। जहां धन होता है वहीं धन जाता है। बड़ी गजब बात है, और ये सत्य है। धन के पास ही धन जाता है, धन के पास धन जाता है। जो आदमी अमीर है, खूब रुपया पैसा है, उसके पास कमाने के और साधन आएंगे। उसके पास लोग जाएंगे, जी हमारा भी पैसा ले लीजिए, हमारा भी पैसा ले लीजिए। और जिसके पास कुछ नहीं, जिसको जरूरत है उसके, तुम्हारे पास जब रुपयों की जरूरत होती है तो देने वाले नहीं होते, और जब तुम्हारे पास अफरात होता है तो तमाम सारे देने वाले हो जाते हैं। तो ये कहावत बुजुर्गों ने एकदम सही कही है कि माया से माया मिले, कर कर लंबे हाथ। हे सारथ हे द्रोण, है द्रोण क्या हे सारथ हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका, छंद पूछे तो बता हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। और रस इसमें क्या है? ये अभिमन्यु की बात है। अभी जब वो हुआ युद्ध, क्या कहते हैं, और अर्जुन दूर चले गए, अर्जुन और कृष्ण, और उधर द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। तो ये हुआ कि आज तो पांडवों में से दुर्योधन, अर्जुन को तोड़ना आता है, अगर बाकी 4 में से कोई आ जाएगा, आएगा तो है ही, तो वो पक्का मारा जाएगा क्योंकि उसको चक्रव्यूह नहीं आता। अभिमन्यु उठ कर खड़े हुए, कहें ताऊ जी हमको आता है चक्रव्यूह तोड़ना। कहें तुमको कैसे आता है? बोले माता जी के जब हम गर्भ में थे तो पिताजी सुना रहे थे, लेकिन वो 6 द्वार तक तो सुनाया था, 7वें द्वार में माता जी सो गई तो उनके संग हम भी सो गए थे, तो हमको उसके आगे नहीं आता। भीम ने कहा अरे 7वां द्वार तो हम गदा से तोड़ देंगे। चलो अभिमन्यु तैयार हो गए, लेकिन और लोगों ने संशय किया, अरे ये भी छोटा सा बालक है। तो एक पद लिखा है, कवि ने लिखा कि ये पंक्ति तो है ही कि मामा तथा निज नाथ से भी समर में डरता नहीं है, और की तो बात क्या कुछ गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज नाथ से भी समर में डरता नहीं। अरे वो पहली लाइन एकदम दिमाग से मिस हो रही है, कहाँ से शुरू होता है?
पंक्तियां हैं। हाँ, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या कुछ गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। मामा कृष्ण और निज तात अर्जुन से भी युद्ध में डरता नहीं। ये क्या है? युद्ध के पहले का जो उत्साह होता है, उस उत्साह को रस का नाम देते हैं, तो वो वीर रस हो जाता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि है और की तो बात क्या कुछ गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं, है सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े। द्रोणाचार्य की क्या बात है, इंद्र आकर के लड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। क्षत्रिय बालकों का तो खेल है कि व्यूह को तोड़ करके लड़ेंगे। तो ये बात अभिमन्यु कहते हैं, उत्साह में युद्ध के जाने के पूर्व जो उत्साह दिखाई पड़ता है उसी को वीर रस कहा जाता है। तो उत्साह स्थायी भाव जब रस के रूप में परिणत होता है तो वीर रस बन जाता है। जाइए थ्योरिया खोलिए, उसको पढ़ लीजिए। रस छंद अलंकार बहुत जरूरी है जान लेना। एग्जामिनर का कब मन सनक जाए, कब कौन सा सवाल पूछ ले, इसलिए बी प्रिपेयर। एक बार सुनोगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, भीतर तक रस और छंद और अलंकार समा जाएगा। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? रचना रचयिता तो पूछ ले रहा है, विद्यापति पूछ ले रहा है, तो क्या क्या पूछ ले रहा है? तो ये भी पूछ ले रहा है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो अगर हम कलम का सिपाही की बात करें तो ये उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है, संस्मरण है, क्या है? इसे लिखा है अमृत राय ने। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं और ये कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी। इसके लेखक अमृत राय हैं। याद रखिएगा, अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और इन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी जिसका नाम है कलम का सिपाही। तो याद रखिएगा ये विधा जीवनी है और प्रेमचंद जी की जीवनी है, राइटर अमृत राय हैं जो कि उनके बेटे भी हैं। गुणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहाँ है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपए देने हैं, कोई क्वालिटी है। 5 किलो परिमाण बताया जा रहा है, क्वांटिटी। यह भूखंड आयताकार है, गुलाब सबसे अधिक दिखाई पड़ रहा है। आयताकार भूखंड, रेक्टेंगुलर रूप रंग आकार वाकार ये सब गुणवाचक में आता है। रेक्टेंगुलर लैंड तो भूखंड आयताकार, आयताकार क्वालिटी बता रहा है। रूप रंग, मोटा लड़का, पतला लड़का, दुबला लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, आयताकार तो आयताकार उसी में आ जाएगा। गोल मटोल आयताकार ये सब रूप रंग आकार आदि बताया जाए तो क्वालिटी यही बताई जा रही है। ये गुलाब सबसे अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी कोई क्वालिटी थोड़े ना है। तो बस बात खत्म, गुणवाचक नहीं है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बीती विभावरी जागरी, विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। विभावरी कहते हैं तारों भरी रात। जो रात तारों से भरी थी वह बीत गई है। और अंबर पनघट, अंबर को पनघट का रूप दे दिया गया। अंबर माने आकाश, पनघट माने पनघट। आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घट यानी तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नागरी माने स्त्री, सुबह रूपी स्त्री तारों रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। अब बीती विभावरी जागरी, जब सुबह हो जाती है तो स्त्रियां पनघट पर घड़े लेकर के जाती हैं और जल भर लाया करती थी। अब तो घर में आप पंप चला लेते हैं, पहले जब नहीं था तालाब से पानी लाना पड़ता था तो तालाब घड़े सर पर लगकर सुबह सुबह पहुंचती थी, तालाब में डुबोती थी, खट 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 पक 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 आवाज आती थी। घड़ा भर गया, घड़े के ऊपर घड़ा रखा, ठुमक ठुमक अपने घर चली आती थी। उस चित्र को सुबह के चित्र से कवि जोड़ रहा है और जोड़ते हुए कह रहा है कि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा
सुबह को, और नागरी माने स्त्री, नागर पुरुष को बोलते हैं, चतुर पुरुष को, नगर में रहने वाले को नागरी स्त्री को बोलते हैं। तो सुबह रूपी नागरी यानी सुबह रूपी वह चातुरी स्त्री, चतुर स्त्री तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। जब उपमेय और उपमान अगल बगला में और उनको एक रूप कर दिया जाए, एक रूप कर दिया जाए, तो जैसे ही दो चीजों को एक रूप कर दिया जाएगा वह रूपक अलंकार हो जाएगा, और कोई दूसरा अलंकार आपको यहां विचार करने की जरूरत नहीं। अगर तुलना की जाए अंबर पनघट जैसे अंबर में तारा, वो घड़ तारे जैसे घड़े और उषा जैसी स्त्री, ऐसा जैसा जैसी उपमा कंपेयर आ जाता है, इनके समान इनके जैसी, तो उपमा अलंकार हो जाता। जब उपमेय और उपमान दिए हो और कोई कंपेयरिंग एलिमेंट दिया गया हो, सा सी से सो सम सदृश इम जिम सरिस समान ज्यो जैसे जिम तूल लो उपमावाचक जान, अगर ये सब आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, दो शब्दों के बीच कंपैरिजन करवा रहे हो तो इनको उपमा जानिएगा। और अगर उपमेय उपमान चिपक के एक हो जाए तो फिर वो रूपक होंगे और कुछ नहीं होंगे। अगर कहा जाए हरि पद कोमल कमल से, तो इसमें उपमा है, क्योंकि भगवान के चरण कमल के समान कोमल है, उसमें से शब्द आके समानता बता रहा है। और जब हम कहें चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण को ही सीधे कमल कह दिया तो कुछ बचा ही नहीं। चरण को कमल कह देने से उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, हरिपद कोमल कमल से में उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई पंक्तियों में छंद खोजिए। छंद जानना सब जरूरी है, किताब में लिखा रहता है, वो पाठ्य जब परीक्षाओं में जानते हो क्या लिखा रहता है, हाई स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम। अब हाई स्कूल में तो सब है, अब तुम क्लेम नहीं कर सकते नहीं 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 ये तो पिछले 4 परीक्षा में नहीं पूछे तब की पूछ लियो, पूछ ले तो बी प्रिपेयर है। सुनो, काहे जो पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। तो यदि आप छंद में जाके थ्योरी हमने जहां पढ़ाई है उसको पढ़ेंगे तो प्रयुक्त पंक्तियां आपको सोरठा जान पड़ेंगी। गुरुजी सोरठा की पहचान क्या है, तो दोहे के जैसा दिखता है लेकिन दोहे की धुन में नहीं आता है। और सोरठा की पहचान कि बीच में तुक मिलती है, कौन पौन बीच में तुक मिलेगी। अगर बीच में तुक मिले तो एक काम करो, इसको उल्टा करके दोहे की धुन में सेट कर लो। दोहे की धुन क्या है, सवेरे सवेरे रोज सुनते हो ना कबीरदास वाला, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस धुन में तुम दुनिया की कोई लाइन सेट कर दो, उसको दोहा होना पड़ेगा। सोरठा क्या होता है, इसकी मात्रा 11-13 चलती है, यानी ये दोहे का उल्टा होता है। तो आप इसको उल्टा गा के देखो, दोहे की धुन लगेगी। विद्या धन उद्यम बिना, काहे जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखे की पौन। अब जाए कबीर का रहीम का जिसका हो, कबीरा, ये धुन है। तो सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है। दोहा आपको 13-11 पैटर्न चलता है, 13 लाइन 11-13-11। एक बहुत सिंपल तरीका हमने छंद में पढ़ाया है, वहां जाके पढ़ लीजिए। हर चीज की एक एक धुन सेट कर दी है। आप गा लीजिए, आप गाना गा सकते हैं, 4 बोतल वोद का आप सुन सकते हैं, सैयारा सैयारा, आप ये भी सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, कोई गा लीजिए फुर्सत में, पढ़ाई का सेंस निकाल करके फुर्सत में गा लीजिए और गा करके अपने भीतर कहीं सेट कर लीजिए, तो आपको जैसे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो दोहा मारा है, बस दोहा। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूपुर तुलसी, हृदय बसों सुरभूप। यही है ना धुन, हाँ यही है। एक बार गा लो यार, एक बार गा लो, हमारे कहने से गा लो, जिंदगी भर को याद रह जाएगा, मात्रा नहीं गिननी पड़ेगी। इस धुन में दुनिया कोई लाना मारो दोहा, और उसके उल्टा जब तुमको मध्य में तुक मिले तो उसको उलट के गाने में सेट करो, आ जाए तो कहो सोरठा। उल्टा सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। बाकी छंद वाले चैप्टर में जाइए, चौपाई और ओलो देख लीजिए, वहां पता चल जाएगा कैसे समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं, और वैसे इसका मतलब जान लो कि विद्या और धन, उद्यम यानी मेहनत के बिना कोई नहीं पा जा सकता। काहे जू पावे कौन, खाली कहेगा नहीं, खाली कहने से नहीं। कौन पा सकता है खाली कहने से? खाली कहने से विद्या 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 हम खूब अमीर हो जाएंगे ना, खाली कहने से नहीं आएगा।
उद्यम किए बिना, मेहनत किए बिना खाली कहने से कोई पा नहीं सका है। काहे? जो पंखे की पौन, जैसे पंखा बेना गांव वाला ऐसे ऐसे घुमा के हवा, तो अगर आप उसको डुलाएंगे नहीं तो पंखे से हवा नहीं मिलेगी। रखा है पंखा हवा देने के लिए, लेकिन उसको डुलाओगे हिलाओगे तभी मिलेगी। उद्यम करना पड़ेगा तभी विद्या और धन मिलता है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। आइए सवाल संख्या 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। जेंडर की तो गुरुजी मास्टरी हो गई है। शंका की जाती है, लंका लगाई जाती है, अंश निकाला जाता है, लूट होती है। पुल्लिंग शब्द अकेले अंश। लंका नगरी, लंका स्त्रीलिंग है, ऐसी नगरी, लंका नगरी को स्त्रीलिंग कहा जाता है। अच्छा, लंका लूट ली गई, लंका लूट लिया गया नहीं बोलते, लंका लग गई, लंका लूट ली गई। अच्छा, तो ये अंश जो है निकाला जाता है, अंश हिस्से को बोलते हैं। यही अकेले पुल्लिंग है। शब्द वाक्य बनाओ, जेंडर पाओ। वाद और वाद्य शब्द युग्म का क्या अर्थ है? वाद माने क्या होता है? तर्क वितर्क झगड़ा। वाद्य माने बाजा, तो गुरुजी वाद्य माने बाजा होता है। यहां झगड़े योग्य लिखा है और यहां तर्क योग्य लिखा है, यहां पीपल लिखा है, यहां बाजा लिखा है। वाद्य माने बाजा, ठीक। और अगर वाद्य बाजा लिखा है तो उत्तर विचार, वाद माने विचार भी तो हो सकता है। जब आप कहते हैं आदर्शवाद यानी आदर्श वाले विचार, जब आप कहते हैं मार्क्सवाद यानी मार्क्स के विचार, जब आप कहते हैं लेनिनवाद तो लेनिन के विचार, तो वाद विचार को कह सकते हैं। एग्जाम घुमाने के लिए तुमसे पूछ लेगा, वहां तर्क देगा, विचार सब कुछ दे देगा, और तुम वहां फंस गए तो मारो चौपट कर दोगे। तो इसलिए विचार और बाजा का जोड़ा सही है। ये समानभाषी भिन्नार्थक युग्म है। ये 18 के बाद 19। किल्विस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गुरुजी किल्विस, तमराज किल्विस, अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विस। किल्विस के मानन पाप होता है। शक्तिमान वो पुण्य का योद्धा है और किल्विस पाप का राजा है। अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विस, तो किल्विस पाप होता है, तो किल्विस पाप है, याद रखें। आगे बढ़े 20 नंबर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तय वहां साहब ये भी कोई सवाल है। कथानिका शब्द का तद्भव है कहानी, बाकी सब ठेठ संस्कृत दिखाई पड़ रहे हैं। कथानिका शब्द का तद्भव क्या है? कहानी। कथानिका से क्या बनेगी? कहानी बनेगी। 20 के बाद कहाँ चले? 21 पर चले। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो अभी शुरू में पहले सवाल में चर्चा की। हिंदी ऑस्ट्रिक परिवार में, चीनी तिब्बती परिवार में, द्राविड़ परिवार में नहीं आती। दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इन्हीं 2 भाषाओं से आपके सवाल आ सकते हैं। ये वाले नहीं आएंगे, ये बहुत डिटेल में आते हैं। भारोपीय भाषा परिवार, भारतीय और यूरोपीय। कोई पूछे अंग्रेजी, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। फ्रेंच इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, भारोपीय भाषा परिवार। जर्मन भारोपीय भाषा परिवार। ग्रीक लैटिन भारोपीय भाषा परिवार। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार। बांग्ला भारोपीय भाषा परिवार। राजस्थानी भारोपीय, हिंदी की सब ब्रांचेस हैं, भारोपीय भाषा परिवार। तो जो उत्तर की भाषाएं हैं सामान्यतः सब भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब आपको द्रविड़ भाषा परिवार से मिलेंगी। तो भारोपीय भाषा परिवार यानी कि इंडो यूरोप की लैंग्वेजेस को मिला करके भारोपीय भाषा परिवार बना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले जानते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तबोध की रचना है। पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये इनकी रचना है। सवाल संख्या 23 को निहारें। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो मास्टर साहब श्लेष अलंकार तो अर्थालंकार है। शब्दालंकार में कौन कौन होते हैं? अनुप्रास होता है और यमक होता है और श्लेष होता है और वक्रोक्ति होता है और वीप्सा होता है, या इसी को पुनरुक्ति कह देते हैं। उसके अलावा जितने तुम अलंकार सुनो उनको सबको अर्थालंकार में धर देना। श्लेष पूछा है, हम अर्थालंकार लगाए बैठे। व्याख्या इसीलिए बोला हुआ हमारा पाठ्यक्रम है, लिखा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है। तो इसीलिए हमारी पीडीएफ सत्य नहीं है, हमारा लेक्चर सत्य है। इसको देख लोगे तो बात खोपड़ी में चली जाएगी। निशान लगा दिए, व्याख्या चल रही है। अब जब व्याख्या लिखी तब समझ में आया
खैर लौट आइए, गलती से अर्थालंकार लगा दिया था, उत्तर शब्दालंकार होगा। अर्थालंकार में फिर आ जाएगा उपमा, आ जाएगा रूपक, आ जाएगा अन्वय, आ जाएगा प्रतीप, आ जाएगा उत्प्रेक्षा, आ जाएगा बाकी संदेह भ्रांतिमान आ जाएगा जो आपने पढ़ा है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ति। अच्छा जितनी देर हम बता रहे होंगे तुम्हारे एकदम धड़कने बड़ी होंगी, है ना। गुरुजी देखो, अरे नहीं 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 नहीं, लेकिन कैसे बताएं मास्टर साहब, हाँ कोई कमेंट तो कर नहीं सकते। चलो खैर सुधार हो गया। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो रक्तिमा में एक के प्रत्यय है रक्तिम आ, रक्तिमा, रक्त नहीं इमा, रक्त इमा, रक्त इमा से रक्तिमा बना है। रक्त इमा, लाल इमा, लालिमा, काल, काला इमा, कालिमा। तो इमा भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करता है, इमा शब्द ये प्रत्यय है। मीनाक्षी इनमें से कौन सा समास है? तो आप जानते हैं मीनाक्षी मछली जैसी आंख वाली, लेकिन यह शब्द माता दुर्गा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास में रखेंगे। और ना भी रखा जाए तो जहां वाली वाला सेंस जड़ेगा, जैसे मीनाक्षी मछली जैसे मछली जैसे नयन वाली, मीनाक्ष लिखा होता तो कर्मधारय हो जाता, चंद्रमुख लिखा होता तो कर्मधारय हो जाता, चंद्रमा के समान मुख, मछली के समान आंख। लेकिन यहां पर जब ये शब्द मिलते हैं और इंडिकेटिंग टू द थर्ड, मछली के समान आंख वाली लिखा हो, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली, तो इन सबको वेन जब दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे को इशारा करने लगे तो उसको बहुव्रीहि समास होना पड़ेगा। बात समझ गए? तो ये डिस्कशन रहा एंड यू आर एंजॉइंग हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ। खूब आनंद से पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कोई दिक्कत आवे, कोई शिकवा शिकायत हो, कोई मन में सवाल आवे, ये दोनों नंबर हैं, इन नंबर पर कॉल करिए। आपकी शिकायत हम तक, आपकी बात, आपके मन की बात, कोई बात कहनी हो, कोई दिल की बात कहनी हो, कोई दिक्कत उक्कत आ रही तो हमसे कहिए। ये दोनों नंबर में किसी को कॉल करिए। ये नंबर पर बात करेंगे तो एक मैम आजकल उठाती हैं और ये इस पर एक सर जी उठाते हैं। आप इनमें से किसी से भी कह दीजिए अगर आपको हम ही से कोई बात करनी है, कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, बाय द वे आपने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो इन सब बातों के लिए आप इन पे कॉल करेंगे। और आपको लगे कि बहुत जरूरी है, नहीं हमको तो अमर सर से बतियाना है, तो आप उनसे कहिए कि हमको सर से बात करनी है और ये बैच रिलेटेड बात नहीं, हमें उन्हीं से बात करनी, तो वो आपको बात करा देंगे। ठीक है, चलिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए जय, बाय।